पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना किससे है और प्रैक्टिस कहां से करनी है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखना। एडिटोरियल जब पढ़ने बैठता था मुझे एडिटोरियल समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम से था, लेकिन मेरी इंग्लिश फिर भी बहुत ज्यादा वीक थी। तो मैंने भी पढ़ाई करते करते धीरे धीरे करके मैंने इंग्लिश जो है वो डेवलप की थी और एग्जाम जो है मैंने क्लियर किया था। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज नैन और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंग्लिश के बारे में। अभी नोटिफिकेशन जो है एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया, आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आ गया। तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है पीओ एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, वो बन जाती है इंग्लिश। क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ इंग्लिश जो है वो भी एक सेपरेट अलग से जो सब्जेक्ट वाइज देखने के लिए मिलता है वो तो है ही। तो हम लोग बात करने वाले इंग्लिश के बारे में, कैसे आप इंग्लिश के ऊपर मास्टरी हासिल कर सकते हैं जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, उसी के ऊपर फोकस करते हुए मैंने वीडियो बनाया है। इसके पहले मैंने मास्टर क्वांट और मास्टर रीजनिंग के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके वो भी आप इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। थोड़ा सा आवाज में आपको अलग लग सकता है, क्योंकि मेरा क्या गला वगैरह बहुत ज्यादा खराब, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, फीवर वगैरह 4-5 दिन से हो रहा है। तो उसके लिए थोड़ा आवाज में अगर आपको ऊंचा नीचे लगे तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना वो चीज़ के लिए। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मास्टर इंग्लिश फॉर बैंक एग्जाम। बैंक एग्जाम के लिए इंग्लिश को आप किस तरीके से मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेन चीज आती है रीडिंग। एक्चुअली इंग्लिश एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, थोड़ी लंबी प्रोसेस है। क्वांट में ऐसा होता है कि आप एक टॉपिक पढ़ लेते हो, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसके बाद रीजनिंग में मैं बात करूँ, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, मान लो सिलॉग पढ़ लिया या आपने इनइक्वालिटी पढ़ लिया, तो वहां पे आप एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश के साथ में ऐसा नहीं होता जनरली। इंग्लिश के साथ में ऐसा होता है, आपको पहले पूरा इंग्लिश का जो सिलेबस में बताऊंगा आपको, वो एक बार आप पूरा पढ़ेंगे, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके आप वहां पे इंग्लिश के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो और उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो उसके बारे में सॉलिड एक एक करके सब चीजों के बात करेंगे। पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना किससे है और प्रैक्टिस कहां से करनी है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखना। अभी हम पहले जो चीज पे पहुंचे वो है रीडिंग। रीडिंग हम किन किन तरीके से कर सकते हैं, तो रीडिंग हम लोग एडिटोरियल से करते हैं, आर्टिकल्स कर सकते हैं और न्यूज से कर सकते हैं। जनरली कुछ लोग यहाँ पे एक चीज और फॉलो करते हैं, वो है नॉवेल्स, ठीक है। तो नॉवेल्स मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूं। पहली बात, नॉवेल जो होती है वो ज्यादातर बोल चाल की भाषा में, स्पोकन इंग्लिश में जो है नॉवेल्स का यूज किया जाता है, जिनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स जो है सेंटेंस अरेंजमेंट, जैसे कि हम एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के मेंस में देखने को मिलते हैं, उस टाइप के जो है ग्रामर आपको देखने के लिए नहीं मिली। स्पोकन ग्रामर थोड़ी सी डिफरेंट होती है लिटरेचर ग्रामर की तुलना में। हम लोगों को लिटरेचर ग्रामर पढ़ना पड़ती है, जिसके लिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि नॉवेल्स जो अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे फायदा होगा, ऐसा नहीं कि फायदा बिल्कुल नहीं होगा, पर इतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा जितना कि आपको एडिटोरियल आर्टिकल्स या न्यूज से होगा, ठीक है। तो नॉवेल्स मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप पढ़ते हैं कोई बात नहीं, आप अभी अगर एग्जाम निकालने की बात करें तो नॉवेल्स आपके ज्यादा काम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट चीज, एडिटोरियल की बात करूंगा। एडिटोरियल, अब एडिटोरियल में सबसे मेन प्रॉब्लम, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मैं एडिटोरियल जब पढ़ने बैठता था मुझे एडिटोरियल समझ में ही नहीं आता था। मैं पहले लाइन पढ़ता था, उसके बाद दूसरी लाइन पर तीसरी लाइन, तब मुझे पता चलता पहली लाइन में क्या हो, मैं यही भूल जाता था। हवा निकल जाती थी बिल्कुल कि यार मैं किस तरीके से एडिटोरियल मैनेज कर पाऊंगा। एडिटोरियल क्योंकि जहां तक जो यूट्यूब वगैरह पे सब जगह फैला हुआ था, जिस स्टूडेंट से बात करो वो ये बोलता एडिटोरियल नहीं पढ़ा तो आपकी एग्जाम नहीं निकलेगी, एडिटोरियल से ही जो है एग्जाम निकलती है, एडिटोरियल से ही वोकैब इंप्रूव होती है। बिल्कुल फर्जी फालतू की बात है कि एडिटोरियल से एग्जाम निकलते हैं, एडिटोरियल से ही वोकैब होती है। आप वोकैब कर सकते हैं आर्टिकल से सही, आप वोकैब कर सकते थे न्यूज से, अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते हैं आप वहां से वोकैब कर सकते हैं। एक और चीज हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशल बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो के थोड़ा सा आगे वो चीज आएगी हमारे। अभी मेन बात आपको क्या बता रहा हूँ कि एडिटोरियल जो है आपको नहीं करना है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी एवरेज है या थोड़ी वीक है, आपको एडिटोरियल समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मत करो। आप आर्टिकल से पढ़ लो, आप ब्लॉग से पढ़ लो। ब्लॉग जो है, ब्लॉग वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप न्यूज़ अगर आती है, अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं वहां से आप उससे आराम से कर सकते हैं। आप एडिटोरियल भी हालांकि न्यूज़पेपर में ही आता है, लेकिन एडिटोरियल की इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और न्यूज़ जो होती है वो नॉर्मली थोड़ी ईजियर साइड में बोलूँगा वो होती है, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको मैंने बता दी, रीडिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब रीडिंग को किस तरीके से करना है, रीडिंग से क्या इंप्रूव होगा, रीडिंग से आपकी वोकैब इंप्रूव होगी। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, वो है वोकैब। रीडिंग से आपकी जो है वो वोकैब इंप्रूव होने वाली है। तो वोकैब आपकी इंप्रूव आपको कैसे करना है, मान लो आपने यहाँ पे जैसे कि अगर आपने कोई एक न्यूज पढ़ी या कोई आर्टिकल पढ़ा, वहां पे आपको कोई एक वर्ड मिला, मान लो वर्थ ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप एक सिंपल एक छोटी सी पतली सी कॉपी खरीद के लाएंगे,
50-40 पन्ने की अगर एक कॉपी होगी जो टेस्ट वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो वाली कॉपी, उसके अंदर आप एक एक करके वोकैब नोट करना स्टार्ट करेंगे। कैसे नोट करेंगे, एक लाइन उसमें खींच लेंगे, ये आपकी अगर नोटबुक है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे खींच लेंगे, यहाँ पे आपका जो वर्ड लिखेंगे ऑर्थोडॉक्स, और यहाँ पे उसके सिनोनिम्स वगैरह लिख लेंगे 2-3, बस बहुत है। ये आपका पहला वर्ड हो गया, सेम ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आप पूरा जो है नोट कर लेंगे। तो क्या होगा, आप सबसे पहले आपकी नोट, आपको वोकेबलरी जो है वो नोट करना है, ठीक है। अब इसके बाद नोट करेंगे, उससे फायदा क्या होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपने अगर 5 से 7 पेज भी अगर वोकैब नोट कर लिया, धीरे धीरे आप देखोगे कि जो आपने पहले जो पेजेस में नोट करी थी वोकैब वही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने अभी इतने शब्द आपने देख लिए हैं, इतने शब्द आपने लिख लिए हैं, इतने शब्द आपने याद कर लिए हैं कि आपकी जो है वोकैब पहली वाली ही रिपीट होने लग जाएगी। धीरे धीरे आपको लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस खुद के अंदर बिल्ड होगा कि नहीं, ये वोकैब का मतलब तो मुझे पता है। अभी नॉर्मली जैसे अगर आप कर रहे हो तो नॉर्मली आप क्या करोगे, आप वोकैब देखोगे, हाँ ठीक है, ऑर्थोडॉक्स देखा आपने, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या था, वो मतलब आपने देख लिया, हाँ ठीक है, हो गया, काम खत्म, आगे बढ़ गए। आपसे वही शब्द 2 महीने बाद अगर पूछा जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है, 2 महीने बाद कहीं आपको कहीं मॉक में दिख गया, आरसी के अंदर दिख गया, कहीं पर भी आपको दिख गया, तो आपको वो वहां पे थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, आपको धुंधला दिखाई देगा कि यार नहीं यार मुझे पता नहीं क्या इसका मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आ जाती है वो आती है होमोफोन्स। खास करके क्लरिकल में होमोफोन्स वाले क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स वो होते हैं जो साउंड एक जैसा करते हैं लेकिन उनके मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल जो होता है, सबसे सिंपल बिल्कुल जो आप बात करें, एक नो होता है, नो मतलब नहीं, और एक के नो, नो नो मतलब जानना, ठीक है, नो मतलब नहीं और नो मतलब जानना। अब ये साउंड सिमिलर करते हैं लेकिन इनके मतलब बहुत ज्यादा अलग हैं। तो इसके ऊपर क्लरिकल्स एग्जाम में एसबीआई पीओ क्लरिकल हो, आईबीपीएस पीओ क्लरिकल हो या आरआरबी पीओ क्लरिकल हो, इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। तो होमोफोन्स की अलग से एक पूरी पीडीएफ जिसके अंदर करीबन 150 से 150 के लगभग होमोफोन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर मेरे अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और आराम से अपना होमोफोन्स पढ़ के, और आप कम से कम एसबीआई क्लरिकल और आईबीपीएस क्लरिकल और आरआरबी क्लरिकल इतने जो है प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो मुहावरे वगैरह होते हैं वो आपको डेफिनेटली एग्जाम्स के अंदर आते हैं, और कहीं ना कहीं ये फ्रेज रिप्लेसमेंट में ज्यादातर जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। कई बार एरर डिटेक्शन में भी आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले देखने को मिल जाते हैं, और हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं यार ये तो बचकानी चीजें, ये कहाँ आएगी। और बहुत बार एसबीआई पीओ मेंस के अंदर एक बार इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर ही एरर डिटेक्शन छुपा हुआ था, और वहां पे बच्चे काफी ज्यादा गलत करके आते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स ये भी बहुत जरूरी है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब इन दोनों की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स, इसके ऊपर खास करके मेंस के अंदर स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स जो है वो मेंस का आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस वाले का फेवरेट टॉपिक है, इससे 100% क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट चीज हो जाती है आपकी सबसे पहले रूल्स, ठीक है। आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा, आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे। इंग्लिश में हर पार्ट ऑफ स्पीच के लिए एक अलग से रूल होता है, सेट ऑफ रूल्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच के लिए होते हैं। तो आपको रूल्स वगैरह जो है वो याद करने पड़ते हैं। उसका जो है उसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको रीड करना है या लर्न करना है, उसके बाद आपको राइट करना है, और उसके बाद आपको रिवाइज करना है। पहले रीड, लर्न, राइट, रिवाइज, ये आपकी प्रोसेस चलने वाली है। रीड करेंगे सबसे पहले आप, उसके बाद राइट करेंगे, कॉपी जरूर बनाएंगे। इंग्लिश की अगर आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप चाहे पढ़ रहे हैं तो उसकी कॉपी बना ले, क्योंकि होगा क्या कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे उसके प्री के एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको ये चीज लिखी हुई चीजें काफी ज्यादा काम आने वाली है। और इंग्लिश के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है, और रिवाइज करने में काफी ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, वर्ब्स आते हैं, एडवर्ब्स आते हैं, एडजेक्टिव्स आती है, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, मॉडल वर्ब्स, कनेक्टर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस फॉर्मेशन। ये सारी चीजें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होते हैं, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब कैसे पढ़नी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है, इसके बाद कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उस पर भी हम लोग आगे आएंगे, ठीक है।
हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। आपको ज़्यादातर लोगों को पता है जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐसे बताता हूँ जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन काफ़ी ज़्यादा हो सके या आपको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा मिल सके। ठीक है, तो एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, अ गुड स्टूडेंट वर्क्स हार्ड एट हिज बुक्स एंड एंजॉयस लर्निंग। ठीक है, ये एक सेंटेंस ऐसा है, इसके अंदर ज़्यादातर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने के लिए मिल जाएंगे। कैसे देखने के लिए मिल जाएंगे? ये क्या हो गया? ये हो गया आर्टिकल। इसके बाद गुड, ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। स्टूडेंट, ये क्या हो गया? ये हो गया नाउन। इसके बाद वर्क्स, ये हो गया वर्ब। हार्ड, हार्ड क्या होगा आपका? एडवर्ब हो गया। एड क्या हो गया? ये हो गया प्रीपोजिशन। हिज हो गया आपका प्रोनाउन। बुक्स हो गया आपका फिर से नाउन। एंड जो हो गया, ये क्या हो गया? एंड जो हो गया कंजंक्शन। इंजॉयस, ये आपका फिर से हो गया वर्ब। और लर्निंग, ये हो गया आपका चिरण। एक ही सेंटेंस के अंदर लगभग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज यहाँ पे किया जा चुका है। ये सेंटेंस मैंने क्यों आपको बताया? ये सेंटेंस मैंने इसलिए बताया, आपको ये सीखना है। जो मैंने एक चीज बताई है वो है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, जो अपना एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, वो नाउन के पहले आता है, नाउन के बाद आता है। एडजेक्टिव अगर 4 से 5 अगर एडजेक्टिव होते हैं, गुड स्टूडेंट, एडजेक्टिव 4 से 5 अगर एडजेक्टिव आपके सामने आ जाएंगे तो आपको उनको किस रो के अंदर रखना है, पहले नेशनलिटी रखना है या पहले कलर रखना है, पहले ब्रीड रखनी, क्या रखना है, बहुत सारी चीजें होती है। आपको प्रीपोजिशन का भी यूज करना है। उसके बाद आपका जो होता है जीरन कहाँ पे यूज होगा, जीरन सेंटेंस के एंड के अंदर यूज होता है। बहुत सारी चीजें, कंजंक्शन किस तरीके से यूज होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सीखना पड़ती है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन अपने से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका काफी ज्यादा अच्छा जो है यूज हो पाएगा। खास करके एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस में जहां पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आएगी, वहां पर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन भी करना पड़ेगा। अभी जो इंग्लिश देख रहे हो आप, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन के अंदर आप टिक कर दो कि आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे, वहां पे आपको टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, तो आपको सेंटेंस फॉर्म भी करना पड़ेंगे। मतलब जो आपके दिमाग में है वो चीज़ आपको वहाँ पे टाइप ही करनी है, उस चीज़ का मतलब भी निकल जाए, उसमें जो है मिस्टेक्स भी नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कि लर्न सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन आपको पढ़ना जरूरी है, सीखना जरूरी है। नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है? एक्स्ट्रा पॉइंट एक और क्या है कि लर्न टू आइडेंटिफाई नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को जो है आइडेंटिफाई करना सीखिए। तो अगर आपको कोई वर्ड दे दिया गया, उसको आपसे पूछे कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो एक आपको मैं थोड़ा सा एक थंब रूल बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कोई वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है तो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले जिसके भी शब्द के पीछे TION लिखा हुआ है वो एक नाउन है। इसके बाद जिसमें मेंट लिखा हुआ है आखिरी में, वो नाउन है। जिसके अंदर NESS लिखा हुआ है वो नाउन है। ठीक है, इसके बाद जिसके अंदर TH लिखा हुआ है वो जो है वो आपका नाउन है। इसके बाद किसी के पीछे TY लिखा हुआ है वो आपका नाउन है। इसके बाद क्या जाएगा? इसके बाद अपना आ जाता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के अंदर क्या होता है? क्वालिटी ऑफ, क्या बताता है? क्वालिटी ऑफ नाउन बताता है। जैसे कि जिसके पीछे OUS आ जाए वो एक जो है एडजेक्टिव होता है। जैसे कि जिसके आखिरी में ABLE आ जाए वो जो है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे कि जिसके आखिरी में FUL आ जाए वो जो है एडजेक्टिव होता है। जैसे कि ब्यूटीफुल, जैसे कि कैपेबल, जैसे कि फोकस, जैसे कि जेलस, जैसे कि रिडिकुलस। ठीक है, इस तरीके की चीजें होती है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब में सिंपली जिसके पीछे LY आ जाता है वो जो है वो एडवर्ब हो जाता है। जैसे कि ब्यूटीफुली, जनरली। ठीक है, शन की बात करें जो TION जा रहा है तो इंस्टीट्यूशन। मेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट। इसके बाद नेस की बात करें हार्डनेस, सॉफ्टनेस, काइंडनेस। TH की बात करें तो स्ट्रेंथ। ठीक है, ग्रोथ। इसके बाद जो आफ्टर मैथ, इस सब की चीजें जो TY होती है जैसे कि कैजुअलिटी, रियलिटी, ये सब चीजें ये नाउन है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि आपको इस तरीके से भी कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ सकती है, कुछ कुछ चीजें रटनी भी पड़ती है इंग्लिश के अंदर, और कुछ कुछ चीजें आपको समझना भी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और वो चीज आ जाती है लर्न इंग्लिश इन इंग्लिश। इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करें, इंग्लिश का हिंदी अनुवाद ना करें। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। इससे बहुत ज़्यादा आपका अर्थ का कभी कभी अनर्थ भी निकल के जो है आ जाता है। नेक्स्ट चीज़ एक और जो मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी वो ये है कि आप यदि हिंदी मीडियम के हैं तो आप जो है सबसे पहले तो रीजनिंग और अपना क्वांट, ये दोनों सब्जेक्ट जो है ये इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इनसे क्या होगा? इनसे ये होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ इनमें जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, खास करके जो प्रीपोजिशंस हो गए, ठीक है, इनका यूज़ आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इंग्लिश के अंदर पजल्स करेंगे या आप DI जो है केसलेट DI वगैरह करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा इनका यूज़ दिखेगा।
आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। और आप ये देखिए कि आप रीडिंग अलग से कर रहे हैं, लेकिन जब आप पजल करेंगे तो वहाँ पे भी तो आपकी इंग्लिश की एक तरीके से रीडिंग ही हो रही है। या फिर मैं बात करूँ जहाँ पे अगर आप केसलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी तो आपकी इंग्लिश की ही रीडिंग हो रही है। तो इंग्लिश आपकी हैबिट में आने लग जाएगी, आपको एकदम अलग नहीं लगेगा। जब आपको इंग्लिश का जो है पेपर आपके सामने जब आएगा तब आपको एकदम अलग नहीं लगेगा, या फिर इंग्लिश से आप शिफ्ट होंगे क्वांट के अंदर तो एकदम से आपको अलग नहीं आएगा, बिल्कुल फेमिलियर आपको पूरा का पूरा पेपर लगने वाला है। तो इसलिए मेरी एक जो है सजेशन हिंदी मीडियम वालों को खास करके ये रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बन जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, वो है कि अब किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो एरर स्पॉटिंग आपके लिए आता है, वर्ड स्वैपिंग आपके लिए आता है। एरर स्पॉटिंग क्या होता है, आपके लिए जो अलग अलग मान लो एक सेंटेंस है उसके अलग अलग 4 से 5 पार्ट कर दिए जाते हैं, उसमें आपको बताना था कि किस पार्ट के अंदर एरर है। ठीक है, हो सकता है वो नाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट वहां पे मैच ना कर रहा हो, कंजंक्शन से रिलेटेड जो है एरर हो, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एरर हो, या और कोई एरर हो, तो ठीक है वो सब चीजें आपको एरर स्पॉटिंग में देंगे। वर्ड स्वैपिंग में क्या होगा, आपको एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा, यहाँ पे आपको एक वर्ड यहाँ दिया जाएगा, दूसरा वर्ड यहाँ दिया जाएगा, तीसरा वर्ड यहाँ दिया जाएगा। इसमें आपको जो है वर्ड का क्रम जो है, जो सीक्वेंस है वो गलत दिया हुआ होगा, और आपको सीक्वेंस जो है वो अरेंज करना पड़ेगा वर्ड का। तो ये जो है मोटा मोटा ये होता है। क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है, क्लोज टेस्ट का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। सिंपल सी भाषा में बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पे बोलते हैं क्लोज टेस्ट। आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो आता है, जैसे कि आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा, 10th में, 11th में, 12th के अंदर पढ़ा होगा, आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, फिर आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन आपको जो है दे दिए जाएंगे, और इसमें आपको ढूंढ ढूंढ के इसके अंदर जो है आंसर लिखना होते हैं, मतलब जो है मार्क करना होता है। इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, सेम जो क्लोज टेस्ट होता है उसके अंदर एक वर्ड को जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर आपको पूरा का पूरा एक जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस रहता है, वो आपको वहां पे जो है करना रहता है, जो है फिल इन द ब्लैंक्स में डालना रहता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है, सेम ऐसे एक सेंटेंस उसके 4 पार्ट कर देंगे, लेकिन उसको शफल कर देंगे, उल्टा सीधा कर देंगे। आपको वहां पे बताना है कि पहला सेंटेंस कौन सा आएगा, दूसरा सेंटेंस कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा, को अरेंज करके जो है आपको टाइमलाइन के हिसाब से आपको ये सब चीज करना पड़ेगी। इसके बाद पैराजम्बल्स की बात करें तो यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट में छोटा सेंटेंस है उसी को रीअरेंज करना है। पैराजम्बल में क्या होगा, पूरा पैराग्राफ रहेगा, वहां पे बहुत सारे सेंटेंस वगैरह रहेंगे, उनको आपको रीअरेंज करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी, मैंने बात बता दी आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस आप मॉक से कर सकते हैं, आप पीडीएफ से कर सकते हैं, आप बुक से कर सकते हैं, आप मॉक वीडियो से कर सकते हैं। ठीक है, मॉक्स से आप प्रैक्टिस करेंगे तब जब आपको थोड़ा बहुत, आपने 50% जो है इंग्लिश का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तब आप मॉक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। पीडीएफ से प्रैक्टिस आपको डेली करना ही है, बुक्स से भी प्रैक्टिस आप डेली कर सकते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ से कर सकते हैं, बुक से तो आप बुक से कर सकते हैं। अगर किसी की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो उसमें जो है 4000 क्वेश्चन की एक बुक आती है टेक्स्ट बुक की, वो आप वहाँ पे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई पेड प्रमोशन वाला बात नहीं है, क्योंकि मैंने ये बुक देखी थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम से था लेकिन मेरी इंग्लिश फिर भी बहुत ज़्यादा वीक थी। तो मैंने भी पढ़ाई करते करते धीरे धीरे करके मैंने इंग्लिश जो है वो डेवलप की थी, और एग्जाम जो है मैंने क्लियर किया था। तो मैंने ये वाली बुक जो है एक यूज़ की थी, 4000 क्वेश्चन वाली टेक्स्ट बुक की ये बुक थी, अच्छी बुक लगी थी मुझे, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। इसके बाद मॉक वीडियोज़ जो है वो भी आप देख सकते हैं। मॉक वीडियोस का मतलब ये नहीं कि किसी का वीडियो देख रहे हो, कोई मॉक लगा रहा है आप उसका वीडियो देख रहे हैं। मॉक वीडियो का मतलब ये होता है कि एक टीचर, कोई बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल वाले जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो लोग एक वीडियो लेके आते हैं, जिसके अंदर वो 4-5 तरीके के सवाल आपको कर, 4-5 डिटेक्शन उन्होंने वहाँ पे बता दिए, 4-5 उन्होंने आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट बता दिया, 4-5 जो है आपको पैराजम्बल वगैरह बता दिए, एक आरसी बता दिया। इस टाइप से वो जो है एक पूरा मतलब सब जो भी जो क्वेश्चन होता है उनका मिक्सचर जो लेके आपके सामने लेके आते हैं, उसको बोलते हैं मॉक वीडियो। ठीक है, उसको मॉक वीडियो बोलते हैं। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता होगा कि एग्जाम की अप्रोच मेरे लिए क्या होनी चाहिए। अभी आपने पढ़ तो सब लिया, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें वो आपको मॉक वीडियोस देखकर समझ में आने वाला है। तो मॉक वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, ये चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली, थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। लेकिन मॉक वीडियोस ये चीज भी आपको इतने ज्यादा देखने नहीं, मॉक वीडियोस आपको इतनी ज्यादा नहीं देखने हैं, मुश्किल से 10 से 15 मॉक वीडियोस आपने देख लिया, आपको पता चलेगा किस तरीके से अप्रोच हमारी हो चुकी है। उसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस करना खुद से चालू कर देना है। लेकिन अब आपको पढ़ाई कितने दिन तक करना है, आपने देख तो लिया, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आपको नाउन पढ़ना है, ये सब चीजें पढ़ना है, ये सब चीजें आपको पढ़ना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, टोटल। लेकिन ये सब कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए, तो बहुत इजी है, 15 डेज 15 डेज में आपका ये सब पढ़ के और प्रैक्टिस करके खत्म हो जाएगा आराम से। आप मिनिमम 2 घंटे
अगर 2 घंटे भी अगर इसमें देंगे, 1 घंटा पढ़ने में देंगे और 1 घंटा प्रैक्टिस में देंगे, डेफिनेटली आपका 15 दिन के अंदर आराम से हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में पढ़ना पड़ेगा, किसी ऐसे टीचर से मत पढ़ना जो एक नाउन की एक प्रोनाउन की क्लास 4-4 घंटे तक 5-5 घंटे तक चला रहा है, इस तरीके से नहीं करना है। शॉर्ट में करना है, जो 1 या 2 घंटे की क्लासेस हो वो आप देखो और आगे बढ़ो, 1-2 घंटे की क्लासेस देखो और आगे बढ़ो, बाकी खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगली चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और वो चीज़ क्या है, तो ये हाँ, अगली चीज़ के बारे में प्री के लिए क्या आता है, तो प्री के लिए आरसी फॉर एग्जाम्पल वगैरह मैंने बता दिया है। तो मैंने बता दिया इसके प्री के 4-5 जो है वीडियोस है, मॉक वीडियोस वगैरह हेल्प है कि इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले बात कर ली, तो ज़्यादा इन पर डिस्कशन नहीं करेंगे। मेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेंस के लिए इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, खास करके एसबीआईपीओ या बीपीएसपीओ जैसे एग्जाम्स में आपको यहाँ पे आरसी 2 तरीके के देखने के लिए मिलेंगे, एक ईजी वाला और एक टफ वाला, ठीक है। इजी वाला सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, टफ वाले को छोड़ देंगे, सीधी बात है, टफ वाले को छोड़ देंगे अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है या एवरेज है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप आरसी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, आप आरसी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा आपको जो है कॉन्फिडेंस आता है, तो आप वो वाला आरसी अटेम्प्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इधर डिटेक्शन आपको मेंस के लिए देखने के लिए मिल जाता है। प्री के अंदर क्या होता है, एक एक सेंटेंस का जो है आपको डिटेक्शन है, मेंस के अंदर वही एक पैराग्राफ हो जाता है, 3 से 4 लाइन आपको देखने के लिए मिलती है एरर डिटेक्शन के लिए, तो थोड़ा सा वो मुश्किल बन जाता है वहां पे एरर फाइंड करना, क्योंकि हमारे पास जो गैप है एरर का वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, हमारे पास मार्जिन जो एरर का वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सेंटेंस बड़ा हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसके बाद पैराजम्बल्स आपको देखने के लिए डेफिनेटली मेंस के अंदर मिलते हैं। मैच द कॉलम, 3 कॉलम वाले मैच द कॉलम देखने के लिए मिलेंगे, और मैच द कॉलम में मैंने जो आपको पहले बताया था ये वाली चीज आपको मैं बता देता हूँ, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स। ये स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स वाले जो है ये फेवरेट है, ये कहाँ पे आएंगे यूज होगा आपका, ये यहाँ पे कॉलम वाले क्वेश्चन में 100% आपको देखने के लिए मिलने वाला है। स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए 100% मिलेगा मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस के अंदर। फ्रेज रिप्लेसमेंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि फ्रेज रिप्लेसमेंट किस तरीके से आता है, और यहाँ पे भी वही बात लागू होती है, तो मॉक वीडियोस आपके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले, लेकिन यह भी एक लिमिट के अंदर देखना है, बहुत ज्यादा मॉक वीडियोस आपको नहीं देखना है, ठीक है। अब जो लोग वीक है इंग्लिश में उनके लिए मैंने बता दिया, आप 4000 क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ है, एक टेक्स्ट बुक है, वो आप जो है परचेस करके और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इजी वाले क्वेश्चंस उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, धीरे 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 लेवल हार्ड वाले होते जाएंगे। उसके साथ उसके अंदर शायद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके ऐसे कुछ इजी से टफ की ओर वाले क्वेश्चंस वगैरह है, तो अच्छी बुक है, आप वो लोग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो लोग इंग्लिश के अंदर अच्छे हैं वो लोग क्या करेंगे, जिनकी इंग्लिश अभी ठीक ठाक इंप्रूव हो चुकी, वो लोग क्या करेंगे वो भी बता रहा हूँ। तो वो ये करेंगे कि वो लोग ज़्यादातर जो रिलाय करेंगे वो मॉक्स पे करेंगे, और मेंस के क्वेश्चन ज़्यादा हो सके तो मेंस के ही मॉक देंगे और मेंस की ही प्रैक्टिस करेंगे। आप रिलाय करेंगे मेंस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश में जिनकी अच्छी है, जिनके इंग्लिश में ठीक ठाक मार्क्स, अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, ठीक ठाक मार्क्स भी आ रहे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ मेंस के ऊपर फोकस करेंगे, मेंस की ही तैयारी करें। वो लोग प्री को बिल्कुल भूल जाओ, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता तब तक सिर्फ आपको जो है मेंस की प्रिपरेशन ही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज कि इन सबसे पढ़ना किस किस से है, तो इंग्लिश आप जो सबसे फेमस टीचर्स है वो निमिषा बंसल मैम है, इसके बाद हर्षल जो है क्या विशाल परिहार सर वो है, हर्षिता मैम है, संतोष सर है और उदिशा मैम। मैंने किस किस से पढ़ा है, मैंने संतोष सर से जो है संतोष सर से मैंने पढ़ा था। इसके बाद मैंने हर्षिता मैम से भी मेंस के लिए हर्षिता मैम को मैं फॉलो कर रहा था, और विशाल परिहार सर को मैंने प्री के लिए फॉलो किया था। संतोष सर का एक जो है अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल पर मैंने एक फ्री वाला देखा था जो कोविड के समय पे आया था, उसकी एक प्लेलिस्ट शायद वहाँ पे बनी हुई थी, तो वो वाली मैंने देख ली थी, जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा लगभग जो है सर ने पढ़ाया हुआ, फ्री में पढ़ा हुआ है। मैंने वही वाला जाके देख लिया और उससे मेरे को समझ में आ गया था। इसके बाद जब मेंस की बारी थोड़ा, तो मैं फिर थोड़ा हर्षिता मैम के वगैरह की वीडियोस देखे, तो वो थोड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़ाते हुए कि मैम अच्छा लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो मैंने हर्षिता मैम को फॉलो किया। और प्री के अंदर मैंने कुछ कुछ चीज़ों में विशाल सर को भी फॉलो किया था और संतोष सर को फॉलो किया। पैराजम्बल्स में ज़्यादातर मैंने जो है वो विशाल सर को फॉलो किया था, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह है उसमें मैंने संतोष सर को फॉलो किया था, ठीक है। हर्षिता मैम को पूरा मैंने मेंस के लिए पूरा डेडिकेटली मैम को फॉलो किया था और मेरा आसानी से हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, आपको कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, पूरा का पूरा एक वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे 3500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे डाउट्स पूछते हैं, मुझसे लाइव इंटरैक्ट होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं मुझसे इंटरेक्ट करना तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम हफ्ते या हर 15 दिन के अंदर जो है वॉइस चैट भी करते हैं, जहाँ पे आप जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।